नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित पहली खबर जो आपके काम की है वो है रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़ी हुई खबर। रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन पर्चा लीक में लिप्त पाए गए हैं। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच लखनऊ ने रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव परीक्षा यानी जीडीसीई का पर्चा लीक होने में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस परीक्षा का पर्चा लीक कराने में रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन राजेश कुमार से लेकर कई कर्मचारियों की साठगांठ रही है। पर्चा लीक से करीब 2 करोड़ रुपए तक की वसूली की गई। हर अभ्यर्थी से 4 लाख रुपए वसूले गए। यह परीक्षा 6 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी। सिर्फ अंग्रेजी में ही इस पेपर को लीक किया गया था। सीबीआई ने जानकारी के आधार पर गुरुवार को यूपी के 5 और राजस्थान के 6 जिलों में ताबड़तोड़ छापे मारे थे। इस मामले में रेलवे के 4 कर्मचारी समेत करीब 1 दर्जन लोगों की तलाश की जा रही है। सीबीआई के मुताबिक नियमानुसार 2 भाषाओं में पर्चा तैयार किया जाता है, लेकिन चेयरमैन राजेश कुमार ने सिर्फ अंग्रेजी में ही पर्चा बनाया। यह पर्चा अपटेक संस्था के पास भेजा गया, जहां अपटेक की गोपनीय टीम ने पर्चे को हिंदी में अनुवाद किया। इसके बाद ही पर्चा परीक्षा केंद्रों के लिए 6 अगस्त 2021 की सुबह रवाना किया गया। हालांकि इससे एक दिन पहले पर्चा लीक किया जा चुका था। इसके अलावा आपको बता दें, अंक ज़्यादा होने पर भी चयन नहीं उठे, तब सवाल उठे थे। सीबीआई की जांच में इसका भी खुलासा हुआ है कि इंटरनल लेवल एग्जाम में अभ्यर्थी बलराम मीना और शिव कुमार को 100 नंबर के पर्चे में 94 अंक मिले थे। इसे क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 40, पिछड़ी और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 30 और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 25 अंक लाने ज़रूरी होते हैं। इसके बाद भी परिणाम में बलराम और शिव कुमार को फेल दिखा दिया गया था। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी भी बने थे अभ्यर्थी। जांच में यह भी पता चला कि कुछ स्थानों पर रेलवे के कर्मचारी भी अभ्यर्थी बनकर बैठे थे। इन्होंने कुछ लोगों के लिए साल भर का भी काम किया था। इस दौरान ही 2 लोगों भूप सिंह और जितेंद्र मीना ने पर्चा पाने के लिए रेलवे में तैनात प्रशांत मीना से संपर्क किया था। प्रशांत मीना ने रुपए ले लिए थे, लेकिन वह परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था। भूप और जितेंद्र बाहरी लोग थे। इनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अगली सूचना डीएलएड परीक्षा प्रश्नपत्र लीक से संबंधित है। डीएलएड परीक्षा से पहले सॉल्व कॉपी के साथ पकड़ा गया प्रयागराज का छात्र। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को परीक्षा से पहले ही प्रयागराज का एक छात्र सॉल्व कॉपी के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सॉल्व कॉपी मिली थी। प्रधानाचार्य और डायट प्राचार्य ने छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रधानाचार्य की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान की परीक्षा थी। शहर के श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में डायट प्राचार्य मनमोहन शर्मा प्रश्नपत्र लेकर पहुंचे थे। पेपर शुरू होने से कुछ मिनट पहले केवीए महाविद्यालय बरनाहल का छात्र आशीष कुमार पुत्र प्रेमचंद्र निवासी परीक्षा प्रयागराज देने पहुंचा। गेट पर ही तलाशी के दौरान उसके हाथ पर कुछ अंक लिखे थे, साथ ही जो कोड की तरह प्रतीत हो रहे थे। ये कोड 34114 था। वहीं प्रवेश पत्र पर पीछे 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हुए थे। इसे देखकर प्रधानाचार्य डॉक्टर हिमांशु यादव और डायट प्राचार्य मनमोहन शर्मा को संदेह हुआ। पेपर खुलते ही जब प्रश्नपत्र से उन्होंने मिलान किया तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उसी क्रम में मिले जिस क्रम का कोड छात्र के हाथ पर अंकित था। वहीं प्रवेश पत्र के पीछे लिखे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों का मिलान भी प्रश्न संख्या 8, 11 और 18 से हूबहू हो रहा था। तत्काल छात्र से पूछताछ की गई तो पहले उसने टालने की कोशिश की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसे मोबाइल पर कालिंदी एक्सप्रेस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर मिले थे। छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रकाशित विज्ञप्ति से है।
यह विज्ञप्ति सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 से संबंधित है। दिनांक 18 अगस्त 2024 रविवार को एक सत्र में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच प्रदेश के 5 जनपदों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर और मेरठ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर 9 अगस्त 2024 से उपलब्ध हैं। अगली सूचना एपीएस भर्ती से संबंधित है। अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा का सीसीटीवी फुटेज हाईकोर्ट में तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अपर निजी सचिव की टाइपिंग परीक्षा का सीसीटीवी फुटेज तलब किया है। याचिका का कहना है कि परीक्षा के दौरान बिजली कट गई थी, इसीलिए कई अभ्यर्थियों के पेपर खराब हो गए, इसलिए परीक्षा दोबारा कराई जाए। याचियों का कहना है कि 28 जून को लोक सेवा आयोग में हुई टाइपिंग परीक्षा के दौरान बिजली चली गई थी। इस दौरान कई कंप्यूटर बंद हो गए तो कुछ में तकनीकी गड़बड़ी पैदा हो गई। इससे अभ्यर्थी निर्धारित समय का सदुपयोग नहीं कर पाए। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक सेवा आयोग से परीक्षा कक्ष में लगे सीसीटीवी का फुटेज तलब किया है। हाईकोर्ट ने निबंधक अनुपालन को आदेश की प्रति लोक सेवा आयोग के 24 घंटे में तामील कराने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि यह मामला अक्टूबर 2023 में विज्ञापित अपर निजी सचिव के 331 पदों की भर्ती का है। इस भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को टंकण यानी कि टाइपिंग परीक्षा देनी होती है। इसमें 5 मिनट की टंकण परीक्षा में 40 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से टाइपिंग करना होता है। टाइपिंग परीक्षा के दौरान बिजली कटने का आरोप लगाया गया है। अगली सूचना एनसीईआरटी से संबंधित है। किताबों में मौलिक अधिकार और कर्तव्य को जोड़ा जाएगा। एनसीईआरटी की किताबों से अब संविधान की प्रस्तावना को हटाकर मौलिक अधिकार और कर्तव्य को जोड़ा जा रहा है। अभी फिलहाल कक्षा तीसरी और कक्षा 6वीं की सभी किताबों में जोड़ा गया है। एनसीईआरटी ने निर्णय लिया है कि अब सभी कक्षाओं की किताबों में मौलिक अधिकार और कर्तव्य को शामिल किया जाएगा। हर किताब के अंदर पहले पन्ने पर प्रस्तावना लिखा होता था, लेकिन अब पहले पन्ने पर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रगान को शामिल किया गया। एनसीईआरटी अधिकारियों की माने तो भाषा विषय की किताबों में मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों रहेगा, वहीं बाकी विषयों की किताबों में केवल मौलिक अधिकार रहेगा। एनसीईआरटी के शिक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि अभी कक्षा तीसरी और 6ठी कक्षा की किताबों को बदला गया है। आगे जिन किताबों को बदला जाएगा उसमें प्रस्तावना को हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया साल 2025 में कई कक्षाओं की किताबों में बदलाव होगा। उन कक्षाओं की किताबों में मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राष्ट्रगान को जोड़ा जाएगा। अगली सूचना SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में SC/ST आरक्षण को बदस्तूर जारी रखने का फैसला किया गया। साथ ही सरकार ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर फार्मूला लागू करने के सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले पर विचार विमर्श किया गया। सरकार का स्पष्ट मानना है कि वह बाबा साहब के संविधान को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसमें SC/ST को दिया गया आरक्षण भी शामिल है। सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर को दिए गए सुझाव पर अमल नहीं करेगी, बल्कि पहले की तरह आरक्षण व्यवस्था जारी रहेगी। हालांकि वैष्णव ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि कोर्ट ने उपवर्गीकरण की भी बात कही है, उस पर क्या रुख है। अगली सूचना जातीय रैली पर चुनाव आयोग से जवाब तलब करने से संबंधित है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा है कि यदि कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी जाति आधारित रैली करता है तो आयोग क्या कार्रवाई कर सकता है। न्यायालय ने इस संबंध में हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान किया। वहीं न्यायालय ने मामले में भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया।
साथ ही न्यायालय ने याची को यह भी निर्देश दिया है कि वह पिछले 10 सालों में हुई जातीय रैलियों का ब्यौरा शपथ पत्र पर दाखिल करें। वहीं सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दलों को जारी हुई नोटिस वापस नहीं प्राप्त हुई है, लिहाजा इन दलों को नोटिस की प्राप्ति न्यायालय ने मान ली है। चुनाव आयोग ने मामले पर जवाब देते हुए कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उसकी तरफ से जातीय रैलियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है। इस पर न्यायालय ने कार्रवाई करने की शक्ति के बारे में जवाब देने को कहा है। अगली सूचना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने से संबंधित है। विपक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत नोटिस दे सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये से नाराज विपक्ष उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार विपक्ष उनके खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत नोटिस दे सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इस नोटिस पर 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा कि सभी विकल्प खुले हैं। सूत्रों का कहना है कि अनुच्छेद 67B के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा से सहमति प्राप्ति के बाद हटाया जा सकता है। इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक सदन में पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम 14 दिन का नोटिस न दिया गया हो। विपक्षी दल इंडिया के घटक दलों ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का रवैया पक्षपातपूर्ण दिखता है। हालत ये है कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया जाता है और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद अजय माकन और प्रमोद तिवारी ने कहा कि सदन के भीतर सरकार की तरफ से विपक्ष के आचरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार का रवैया तानाशाही भरा है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस रुख के बावजूद लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष अपनी आवाज को उठाता रहेगा। प्रमोद तिवारी ने भाजपा के सदस्य घनश्याम तिवारी के राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का चयन किया वो अच्छे नहीं थी। उनकी भावभंगिमा अच्छी नहीं थी और न ही टोन अच्छा था। यह अस्वीकार्य है। सपा सांसद जया बच्चन ने भी राज्यसभा के सभापति के लहजे पर आपत्ति जताई है। इसके साथ उन्होंने सभापति पर विपक्षी सदस्यों को बात रखने का मौका नहीं देने का भी आरोप लगाया। जया बच्चन पहले भी अपनी नाराजगी जता चुकी हैं। जया बच्चन पिछले दिनों भी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा उन्हें जया बच्चन के नाम से पुकारे जाने पर नाराजगी जताई थी। तब जया ने उन्हें टोकते हुए साफ तौर पर कहा था कि मुझे मेरे पति के नाम से न पुकारें। हरिवंश ने इसे हंसी में टाल दिया था। हालांकि 2 अगस्त को सदन में सपा सांसद ने खुद धनखड़ को संबोधित करते हुए कहा था कि सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। विपक्ष के एक सदस्य ने कहा कि 2 दिन पहले राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया था कि विपक्ष उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद विपक्ष अब संसद के अगले सत्र में नोटिस देगा ताकि उसके 14 दिन बाद प्रस्ताव पेश कर सके। और इसी के साथ विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।